हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो भी स्टडी वीज़ा लगवाने के लिए स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टडी कराने के लिए अब्रॉड भेजना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको एंड तक देखें। इसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जो स्टडी वीज़ा के जो पैकेज सिस्टम चल रहे हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हैं या नहीं, और मार्केट में किस तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या आ सकती हैं, इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे। ये वीडियो में जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा या गाइडेंस दूंगा, ये मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, सेकेंड थिंग कि जो मेरा सामर्थ्य है, जो मेरी नॉलेज है, उसके बेसिस पर ही मैं आपसे बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप पैकेज सिस्टम करना चाहते हैं कि नहीं, यू आर टोटली फ्री। बट इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये बेसिकली पैकेज सिस्टम है क्या? बहुत सारे लोग को पता ही होगा कि पैकेज सिस्टम में क्या होता है। आप किसी एजेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उस पर जाकर बोलते हैं कि आप हमारा स्टडी वीज़ा लगवा दो और हम तो सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद देंगे। तो यहाँ पर हो जाता है आपका पैकेज कि आपके इतने पैसे लगेंगे टोटल, और उसकी ये कंडीशंस होंगी। अब कंडीशंस क्या क्या होंगी कि जी हम आपकी ट्यूशन फीस भर देंगे, आपकी एम्बेसी फीस इसी में रहेगी, हमारी कंसल्टेंसी फीस इसी में रहेगी, आपका जो फंड्स दिखाने हैं बैंक में वो हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं। कई तरह के पैकेज मार्केट में हो रहे हैं। अब ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव तो आपको मैंने बता दिया, बट मुझे की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल केसेस। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो इमिग्रेशन का काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, उनके रिफ्यूज़ल केसेस भी मेरे पास आ रहे हैं। तो उनसे जब बात हुई मेरी कि कहाँ किस कंट्री का लगाया था, किससे लगवाया था, क्या सिस्टम किया था, तो वो डिस्कस करते हैं, वो अपनी फीडबैक्स देते हैं। उसी के बेसिस पे मुझे पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ केसेस, और पहले तो ये रीज़न जानेंगे कि आप पैकेज सिस्टम क्यों करते हो, जो मैंने समझा है, जो मेरे पास फीडबैक्स आई, जो क्लाइंट्स ने आकर मुझसे बात करी, तो जो मैंने समझा उन्होंने बताया मुझे, तो उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कारण ये था कि मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपने पैकेज सिस्टम किया क्यों। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास ना फंड्स नहीं थे, बैंक में फंड्स नहीं थे। तो दो चीज़ें मैंने बोली, एक तो फंड्स नहीं थे, एक बैंक में फंड्स नहीं थे। तो यानी कि ये दो तरह के क्लाइंट हो गए। एक तो ऐसा हो गया कि उनके पास पैसा नहीं है, अभी उनके पास 2-4 लाख रुपए है, वो भी कैश है या थोड़ा बहुत बैंक में पड़ा है 50-60 हज़ार रुपया, लेकिन उनके बच्चों ने जिद पकड़ रखी है कि बाहर जाना है, या उन्होंने भी कर रखी है कि बच्चे को बाहर भेजेंगे उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, कि बच्चा वहाँ जाएगा, पढ़ेगा और साथ में काम भी करेगा, अपनी ट्यूशन फीस निकाल लेगा, अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल लेगा, और कुछ पैसा बच्चा घर भी भेज देगा, और अल्टीमेटली वो उस कंट्री में पीआर हो जाएगा, और पीआर होने के बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और हमें भी बुला लेगा। यही पर्पज़ था। तो मैंने उनसे पूछा कि फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं फाइनेंशियल का, कि फंड्स नहीं है, तो मैंने कहा कि आपके पास फंड्स ही नहीं है, तो आप ये क्यों कर रहे हो कि आप बाहर भेजना ही भेजना है। तो उनका जवाब आता है, नहीं जी अभी नहीं है फंड्स, लेकिन अगर एक बार वीज़ा आ जाता ना जी, तो हम सारा अरेंज कर लेते, चाहे हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है उसको बेच देते, या हम किसी से उधार पकड़ लेते, आड़ती से ब्याज पे पकड़ लेते, या किसी से भी ले लेते, या हमारा जो घर पड़ा है उसको मॉर्टगेज करके हम लोन ले लेते। क्योंकि वो रिफ्यूज्ड केस था किसी कंसल्टेंट का, मैं नाम नहीं लूँगा उसका कंसल्टेंट का भी, तो उसने भी एग्रीमेंट कर रखा था, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट की कॉपीज़ भी दिखाई हैं कुछ लोगों ने मुझे।
तो मेरा ये कहना था कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा अगर आपका वीज़ा वहाँ निकल जाता, उन्होंने आपने पैकेज सिस्टम जो भी किया था, तो पैकेज सिस्टम में वीज़ा निकलने के बाद तो आपको विद इन 4-5 डेज आपको पेमेंट करनी होती। और अगर आपकी ज़मीन ना बिकती या आपका फंड्स अवेलेबल ना होता, कहीं से बोरो करना है आपने नहीं मिल पाता, तो क्या करते? तो कंसल्टेंट के साथ झगड़ा। ठीक है ना, कई सारे केसेस होते भी हैं, मार्केट में सुनने को भी मिलते हैं कि जी हाँ जी स्टूडेंट का वीज़ा निकल गया बट वो लेने नहीं आ रहा। और जो कंसल्टेंट होते हैं वो भी कहते हैं कि हमने पैसा भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, बट हमारी प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लॉसेस सामने आते हैं कंसल्टेंट के भी और क्लाइंट्स के भी। तो उस क्लाइंट का ये जवाब था कि नहीं जी हम कर देते जी, कैसे भी करके, चाहे कुछ भी करते हम कर देते। मैं कहा चलो ठीक है। मेरा उससे फिर सवाल आया कि अगर आप कर देते तो आप यही चीज़ पहले क्यों नहीं करते? अगर आप वीज़ा निकलने की बात कर रहे हो तो आप पहले क्यों नहीं कर देते? कहते नहीं जी, क्लाइंट कहता नहीं जी, हमारे वो फलाने फलाना जानकार था, उसने फलाने फलाने को दिया था और उसने उसकी फाइल निकाल दी थी और उन्होंने बाद में पैसे दिए थे, उनका एक शुरू में एक भी रुपया नहीं लगा, कोई लॉस नहीं हुआ, और जब उसका वीज़ा लग गया तब उन्होंने पेमेंट करी थी और बच्चा अपने चढ़ गया और चला गया। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहा लेकिन आपका तो नहीं गया। आपका नहीं, कहता कोई बात नहीं जी। मैंने कहा कुछ लॉस हुआ है या बिल्कुल लॉस नहीं हुआ? कहता जी कुछ नहीं जी, लॉस लॉस तो कुछ नहीं हुआ जी, बस वो अकाउंट अकाउंट खोला था और उसमें 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हो गया, कुछ इधर उधर का होगा छोटा मोटा सा, तो वो करके 2-2.5 लाख रुपए के बीच में खर्चा हो गया जी। तो मैंने कहा ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? कहते जी ढीला सा मुंह छोड़ के नहीं जी लॉस हुआ है। मैंने कहा ठीक है। ये एक सीन था, ठीक है, ये एक केस था, मतलब एक कैटेगरी का केस था। दूसरी कैटेगरी क्या थी जो मैं बात कर रहा था, फंड्स नहीं है तो, कि क्लाइंट कहता है मेरे पास फंड्स तो पड़े हैं, कैश पड़े हैं, ठीक है, फंड्स मेरे पास हैं, बोरी भर के पड़े हैं घर, लेकिन मैं तो कंसल्टेंट को तब दूंगा जब मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि जब आपके पास फंड्स पड़े हैं, आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम ठीक है, तो आप उसको सारा कुछ दिखा के फंड्स को, अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करके आप कंसल्टेंट को दो, तो आप क्यों नहीं दे रहे और आप उसको कह रहे हो कि पैसा लगा ये करूँगा? तो उसका जवाब आता है कि जी ऐसा है, अगर मैंने अपने फंड दिखा दिए, सब कुछ कर दिए, तो कंसल्टेंट जो है ना इतना सीरियसली काम नहीं करेगा, वो मेरा वीज़ा निकाल के नहीं देगा कि जी हमारा तो लॉस करा देगा वो। मैंने कहा किस तरह से लॉस कराएगा? तो कहते हैं जी अगर मान लिया वीज़ा नहीं आया, हमारी तो फीस डूब जाएगी। मैं कहा कैसे डूबेगी, वो तो रिफंडेबल होती है। कहते जी नहीं जी कट कटा के मिलेंगे। मैंने कहा कितना परसेंट कट जाएगा? कहते जी वो तो मैंने पूछा नहीं। तो मैंने कहा पूछा नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हो कितना नुकसान हो जाएगा? तो मैंने उनसे शेयर करी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान किया। मैंने उनको भी बोला कि मैंने कहा 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान करा के कोई क्लाइंट आए थे मेरे पास, तो ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा आप कह रहे हो कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, सारा प्रोफाइल बढ़िया है, फाइनेंशियल बढ़िया है, सारा कुछ है, बट आप देना नहीं चाहते हो कंसल्टेंट को, और आप ये सोचते हो कि 2-2.5 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। आपको मालूम भी नहीं है कि आपका रिफंडेबल फ़ी क्या है, या अगर किसी कंट्री में जैसे कनाडा की बात करें जीआईसी पे कर रहे हो, तो जीआईसी पे करने के बाद फ़ी भरने के, ट्यूशन फ़ी भरने के बाद अगर आपका वीज़ा नहीं निकलता है तो आपका नुकसान कितना होगा? आपको कैलकुलेशंस ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप सेफ साइड में हो? क्लाइंट चुप हो गया, कहते जी नहीं जी उसमें हमारे को तो रिस्क लगता है जी। मैं कहा रिस्क लगता है या जो आपका कंसल्टेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है? कहता जी हाँ बस वही है कि कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कि अगर हम पैसा इसलिए नहीं लगा रहे। तो मेरा आगे सवाल था कि अगर कंसल्टेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप उस कंसल्टेंट को अपनी फाइल दे क्यों रहे हो? मतलब आप ये समझ रहे हो कि अगर हम अपना पैसा नहीं लगा रहे, अपना पैसा शो नहीं कर रहे और कंसल्टेंट ही सब कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में कंसल्टेंट बढ़िया काम करेगा। और दूसरे केस क्या समझ रहे हो आप अपने दिमाग में कि अगर आप अपने फंड दे दोगे तो कंसल्टेंट बढ़िया काम नहीं करेगा, आपके दिमाग में ये है। कहते जी हाँ जी बिल्कुल है। तो ये बैरियर था उसके माइंड का। ठीक है, आप समझ गए कि क्या केस चल रहा है।
उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है इसी में, कहते जी हम तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ना हम पैसा वेस्ट करते, ना हम किसी को कुछ देंगे। कहते जी बैंक में भी अकाउंट अगर वो खुलवाता है कोई, अगर कंसल्टेंट जो जिससे भी वो पीछे बात करके आए थे कि पैकेज की, कहते जी हमने तो उसको कह दिया कि चाहे आप 5 लाख रुपए फालतू ले लें, जो तेरा अकाउंट खुलेगा ना, जो उनका अकाउंट खोलेगा, तो उसके भी जो पैसे इंटरेस्ट वगैरह के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे तो वो भी आप ही पे करो, हमसे तो 5 लाख रुपए बेशक फालतू ले लेना। तो फ्रेंड्स ऐसा भी एक कैटेगरी मेरे सामने आई। तो इसमें भी क्या नज़र आया कि वो पर्सन पैसों का वेस्टेज नहीं चाहता और कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा भी नहीं है कि वो काम निकाल पाएगा क्या नहीं। ठीक है, तो समझ गए ये क्यों हो रहा है पैकेज वाला सिस्टम। इन शॉर्ट सारा घूम फिर के यही बात आई सामने कि पैकेज सिस्टम क्यों चल रहा है, कि एक तो उनके पास फंड्स है या नहीं है ये कारण है, दूसरा वो कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि वो रिफ्यूज ना हो जाए, उनका केस रिफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या आपको करना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम स्टडी वीज़ा की बात करते हैं तो स्टूडेंट का एडमिशन कराने के लिए आप किसी को भी फाइल देते हैं तो वो क्या देखता है, आपकी प्रीवियस स्टडी देखता है, आपके एकेडमिक्स का स्कोर देखता है, आपका इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी का लेवल का टेस्ट का रिजल्ट्स देखता है, उसके बेसिस पे आपको गाइड करता है कोई भी कंसल्टेंट, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, कि ये स्टडी प्रोग्राम ले लो और उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको जो भी स्टूडेंट बाहर स्टडी करने जा रहा है या उसके पेरेंट्स, ये आपको नॉलेज लेनी है, चाहे आप काफ़ी सारे कंसल्टेंट से बात करें या जहाँ पर आपको ट्रस्ट है, जिनकी बातें अच्छी लगती हैं उनसे आके बात करें कि आपकी जो स्टडी है, प्रीवियस स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट फील्ड में आप स्टडी करने जाते हैं वो कौन सा है, क्या बेनिफिट होगा, और क्या वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें भी एडमिशन हो रहा है, क्या उसमें एडमिशन लेने के बाद आपको वर्क परमिट्स की फैसिलिटी वहाँ मिलेगी। जैसे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ वर्क परमिट की फैसिलिटी मिलेगी, मेरे सामने कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो पैकेज वाले, जो प्रॉब्लम्स आई क्लाइंट्स को कि उन्होंने किसी ने पैकेज किया XYZ ने, तो पैकेज में उन्होंने कहा था कंसल्टेंट ने कि 1 साल की फीस भरेंगे ट्यूशन फी। तो हुआ क्या कि बच्चा पहुंच गया, कनाडा का केस था, कनाडा पहुंच गया, उस कॉलेज में पहुंचा, वो 2 कमरे का कॉलेज था और उसमें ना तो वर्क परमिट मिला उसको, कुछ ऐसे कोर्स में उसको डाल दिया, और दूसरा कि उसकी 6 मंथ्स की ही उसमें ट्यूशन फी डिपॉजिट कराई हुई थी, अब उनका झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केसेस भी हो जाते हैं, अच्छे बुरे, है ना, अच्छे बुरे दोनों तरह के केसेस होते हैं। तो वो झगड़ा चल रहा है कंसल्टेंट के साथ, लेकिन अल्टीमेटली क्या, उन्होंने तो, उनका बच्चा तो बाहर गया हुआ है, अब उन्होंने वहाँ बेचारों ने फीस भी भरनी पड़ी, प्लस वो अब आगे भी वो सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, LMI ये लेना है, ये करना है, वो करना है, वर्क कैसे काम करेगा, कैसे अपनी फ़ीस निकालेगा, और बड़ा भारी भरकम पैकेज था। तो ये केस भी आया सामने, है ना। तो जो हम बात कर रहे थे कि हम जिस भी रेलेवेंट फील्ड में हम कोर्स डिसाइड करके भेजते हैं उसका इंटेक देखा जाता है कि कौन से इंटेक में एडमिशन मिल रहा है। नॉर्मली आप जो भी तैयारी करो अपने स्टडी वीज़ा लगवाने के लिए, फाइलिंग करवाने के लिए, एप्लीकेशन के लिए, तो आपको बीच में 4-5 महीने 6 महीने का टाइम लेके चल कि इस इंटेक के लिए हम काम करना है। अब मैं 4-5-6 महीने इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी, आपका कंसल्टेंट, आपका जो भी आपकी डिज़ायर्ड कंट्री है, आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन है, उसमें आपके एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो एप्लीकेशन डालता है वो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास ऑफर लेटर आने के बाद सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें कि आप अपने जो स्पॉन्सर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टडी को, या XYZ और भी है, को स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह,
होते हैं न्यूजीलैंड, तो उसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि उनके फाइनेंशियल्स को ठीक करने का, उनके फाइनेंशियल प्रोफाइल को ठीक करने का सफिशिएंट टाइम होता है, तो इसलिए पैकेज करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ठीक है, अगर आपके पास इनटेक जो एप्लीकेशन करी है और इनटेक में काफ़ी बीच में गैप है, आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर लगाने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसके लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास बीच में है, तो आप अपने फाइनेंशियल्स को, फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, आप अगर स्टडी वीज़ा का सोच ही रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए या स्टूडेंट सोच रहा है, तो वो इतना अवेयर रहे कि जैसे नॉर्मली अब क्या हो रहा है कि 12th करने के बाद, +2 करने के बाद बच्चे जा रहे हैं अब्रोड स्टडी करने, तो जब उनके अब्रोड 12th के एग्ज़ाम्स अभी नहीं भी हुए ना, तो उसी टाइम से प्रिपेयर करना शुरू कर दे। अपने जो स्पॉन्सर्ड पेरेंट्स हैं उनके जो फाइनेंशियल्स हैं, क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं आपके, आपके पास घर में चाहे 50 लाख रुपए कैश पड़े हैं वो नहीं बोलेगा। एम्बेसी को क्या चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके बैंक में क्या आ रहा है, आपका टैक्स कितना आप पे कर रहे हो, आपके पास इन सोर्स ऑफ इनकम के प्रूफ्स हैं क्या नहीं है, ये चीज़ें आप रेडी कर सकते हो। आप पूरी प्लानिंग करके किसी से भी कंसल्टेशन लेके, सब कोई अगर आपको पे भी करना पड़े ना किसी कंसल्टेंट को जिससे आपने फाइलिंग करवानी है, उसको पे भी करना पड़ेगा शुरू में, थोड़ा बहुत एडवांस मनी देके आप उसे करो, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपके स्पॉन्सर का प्रोफाइल सेट हो, कि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि पैकेज सिस्टम में आपको पता है कि एक्स्ट्रा पैसा जाता है, उसमें लैक्स में एक्स्ट्रा पैसा लगता है, प्लस अब्यूजेस भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पैकेज वाले गलत ही होंगे, अच्छे भी हैं, बट कुछ अब्यूजेस हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं मार्केट के अंदर, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं, जो मेरे सामने एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो आप अपना टाइम स्पेन अपना सेट कीजिए ड्यूरिंग योर स्टडी, यहाँ पे जो हो रही है उसी टाइम सेट करना शुरू करिए स्पॉन्सर का प्रोफाइल, या आप जो भी इनटेक के लिए बात कर रहे हैं बीच में जो टाइम स्पेन बचा हुआ है उसके अंदर भी आप अपना प्रोफाइल को सेट कर सकते हो, राइट। तो आप वो कीजिए, पैकेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, पर्सन ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो इतने फंड्स हैं ही नहीं है, 5-10 लाख के 12 लाख के फंड्स हैं, बाकी क्या करेंगे। क्योंकि वो जब भी कंसल्टेंट के पास जाकर पूछते हैं कि स्टार्टिंग में हमें कितना फंड दिखाना पड़ेगा या कितना पैसा लगेगा, तो वो उसको एक बजट देके चलते हैं कि 25 से 30 लाख का इतना इतना बजट हो जाएगा, इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह एंड ऑल। तो वो कहते हैं जी हमारे पास इतना फंड्स नहीं है, हम कैसे करेंगे, पैकेज कर लो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके या आपके बच्चे का कोई स्टूडेंट है या उनके पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, स्टूडेंट का अगर कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है और आपके पास 10-12 लाख रुपए के फंड्स है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक्स हैं, बैंक्स एजुकेशन लोन देते हैं, या आप अगर आपकी कोई ज़मीन पड़ी है, मतलब आपका होम है या कुछ और तरह की कोई लैंड पड़ी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आप उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो, और वो लोन का सैंक्शन लेटर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के फाइनल ऑफर लेटर के लिए आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, लोन हो जाते हैं। 7.5 या 7.5 लाख रुपए तक का लोन विदाउट एनी मॉर्टगेज होता है एजुकेशन लोन की, अगर मैं बात करूँ तो, और बहुत ही इजी है। हमने भी कुछ स्टूडेंट्स के करवाए हैं और खुद भी स्टूडेंट्स ने अपने आप भी करे हैं पीछे, तो उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं जी लोन लेना आसान नहीं है जी, लोन लेने जाएंगे तो पता नहीं किस किस को पैसे खिलाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप अगर सही बैंक में सही तरीके से बात कर रहे हैं, आपके जो भी प्रूफ सही हैं, तो बैंक आपको लोन देने से कोई मना नहीं करता है। बहुत पैसा है बैंक के पास, वो लोन कर देते हैं। 7.5 लाख तक का लोन है, वो विदाउट एनी मॉर्टगेज होता है, और उससे ऊपर का अगर लोन है तो वो कोई ना कोई मॉर्टगेज सिक्योरिटी लेते हैं। आपका कोई होम लैंड है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप वो एज अ सिक्योरिटी आपका लेंगे और आपका लोन कर देंगे, बच्चे का एजुकेशन लोन, सैंक्शन लेटर दे देंगे। आप सैंक्शन लेटर के बेसिस पे आगे फर्दर आप प्रोसेस करवा सकते हो अपने कंसल्टेंट से। तो आपकी जो प्रॉब्लम है फंड्स की, तो वो वहाँ से सोल्व हो सकती है। 80-85% तक के ऑफ द ट्यूशन फी बैंक लोन कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो उसकी वर्थ क्या है,
उसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आप स्टडी करने के बाद आगे कितना अर्न कर पाओगे। काफ़ी सारे इंडेक्सेस होते हैं और उनकी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं बैंक जो लोन करता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन निकाल के अप टू 80-85% तक का आपका लोन कर देते हैं। 40-50 लाख तक के, 60 लाख तक के भी लोन हो जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपके पास पैसे कम हैं तो पता नहीं क्या होगा। हो सकता है आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल अगर आप पहले से सेट करके चल रहे हैं या बीच में टाइम स्पैन है उसमें सेट करके चल रहे हैं, बैंक भी लोन दे देगा। आपके पास जो फंड्स पड़े हैं ये भी वैलिड हो जाएंगे। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए जो आपकी टैक्सेबल रिटर्न्स भरनी है या कुछ और एसेट्स वगैरह जो आपने दिखा नहीं रखी हैं, उनके जो सिस्टम प्रूफ्स लगाने हैं, तो वो सब कुछ हो जाता है रेडी। आपको मेरे हिसाब से पैकेज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है कि लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि नहीं जी, जो मैं पहले बात कर रहा था कि नहीं पैकेज सिस्टम में ना हम सिक्योर रहते हैं कि कंसल्टेंट अपना पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करता है। ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर ऑनेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, 2-4 होंगे जो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट बाकी सब ऑनेस्ट हैं। आपको अगर डाउट लग रहा है किसी की ऑनेस्टी पे, आप उससे मत करवाओ काम, आप किसी दूसरे से करवाओ, दूसरे से किसी से बात करो जिससे कि आपको बात अच्छी लगती है, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को, आपकी अंतरात्मा को अच्छी लगती है बात कि यस ये बंदा हमारा वीज़ा निकलवा सकता है। आप उससे डील करो। वो अपनी फीस लेगा, कंसल्टेशन के चार्जेस लेगा, कुछ होता है कि एडवांस लेते हैं, कुछ होता है बाद में लेते हैं, जो भी जिस तरह से भी सिस्टम बनता है आप उससे करो, वो आपका केस निकलवा के देगा। ठीक है, तो आप उसमें कर सकते हो उनसे इस तरीके से बात, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल्स भी सेट करवा देगा वो, और आपके जो बाकी जो भी रास्ते बनाने हैं उसने वो बना देगा, विद इन टाइम बना देगा वो। ठीक है, अब बात आती है कि लोगों के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन भी है जो मैंने, मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे इसको लेकर ही, पैकेज सिस्टम को लेकर, जो पैकेज सिस्टम में बिलीव ज़्यादा करते हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं जी पैकेज सिस्टम में ना वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। बट मेरे पास तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, पैकेज सिस्टम के रिफ्यूज़ल केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के भी आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो जो रिफ्यूज़ड हो रहे हैं, पैसों को नुकसान भी करा के आ रहे हैं, और कईयों का हुआ भी नहीं, कोई कंसल्टेंट ने तो बिल्कुल ईमानदारी करी कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो उनके पैकेज सिस्टम जिस तरह से भी एग्रीमेंट्स थे वो उनके थे। बट ये जो भ्रम था उनका, ये जो मिसकॉन्सेप्शन थी उनके माइंड में कि पैकेज सिस्टम में वीज़ा निकल जाता है, ये टूट गया। तो मुझे आके यही बोला उन्होंने कि सर वो तो पैकेज सिस्टम किया था, फलाने फलाने कंसल्टेंट के इतने हज़ारों वीज़ा निकाल रखे हैं उन्होंने, फिर भी हमारा जी रिफ्यूज़ल आ गया। तो मैंने उनको कहा कि वो रिफ्यूज़ल आ गया तो इसके पीछे आपका रीज़न क्या आया रिफ्यूज़ल में? कहते जी वो तो जी लेटर लड़के के पास है, उसने देखा, हमें तो जी पता नहीं जी। तो पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करूँगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी थोड़े से चौकन्ने, विजिलेंट बनिए, इन चीज़ों को समझिए, जानिए, और बच्चों से भी डिस्कस कीजिए। बच्चे भी इतने होशियार बने, समझ रखें कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। आजकल तो बहुत सारी नॉलेज यूट्यूब पे ही लोग दे रहे हैं, तो वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इश्यूज थे नॉर्मली, या अब वो नॉर्मली मैंने इसे वर्ड बोला कि उनके दिमाग में ये था कि फाइनेंशियल इशू होगा, लेकिन नहीं, कंट्री टाइप की भी प्रॉब्लम आई। मैंने कुछ रिफ्यूजल्स देखे, किसी का फैमिली टाइप्स की प्रॉब्लम आई कि जेन्युइन एंट्रेंट नहीं लग रही आप हमें, आपका फैमिली टाइप वीक है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, कईयों की आई ऐसे। ठीक है, कईयों का है कि कंट्री टाइप नहीं है, इस वजह से आप वापस नहीं आओगे, जेन्युइन एंट्रेंट नहीं हो तो हम आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशंस आती हैं। तो इसमें पैकेज सिस्टम के साथ या नॉन पैकेज वाले के साथ कैसे जस्टिफाइड एक रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो कि पैकेज सिस्टम वाला करेंगे तो ये रीजंस नहीं आएंगे। गॉट माई पॉइंट? कि ये जो रीज़न आए, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो भी फाइलिंग हुई है, कहीं ना कहीं अम्बेसी के पास, जिस भी पर्सन के पास गई है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो मीट नहीं हो पाए, आपके जो भी आपने डेटा दिया है, डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपकी जो एसओपीज़ बनी हैं, ठीक है, जो अभी आपके फाइनेंशियल्स गए हैं या जो भी आपका प्रोफाइल गया है वो मीट नहीं कर पाया, इस वजह से आपका रिफ्यूज़ल आ गया। तो इसमें पैकेज सिस्टम वाले के साथ क्या रिलेशनशिप बना, आप डिसाइड कीजिए।
ये डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट कैसा है, आपका प्रोफाइल किस तरह से वो दिखा रहा है कि वो मीट करे। क्योंकि स्टडी वीज़ा की जो फाइल होती हैं, कोई भी एम्बेसी है, अगर आपकी जेन्युइन है तो वो वीज़ा निकलेगा। अगर उनकी कंडीशंस मीट हो रही है ना तो वीज़ा निकलेगा। और उसमें कई सारी कंडीशंस हैं, सम ऑफ देम आई एम टेलिंग यू। कि सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी थी और जो आप करने जा रहे हो, जो प्रोजेक्ट करवा रहे हो कि हाँ जी हम ये स्टडी करेंगे और आगे ये ऐसा ऐसा करेंगे, एसओपी में भी लिखते हैं, प्लस आपने जो कोर्स चूज़ किया हुआ है, जिसकी फ़ीस भरी है ना, वो एम्बेसी को ये लगता है कि वो ना मैच नहीं कर रही कहीं पे कहीं। तो आपका ना इंटेंशन जो है ना, वो ये नहीं है कि आप पढ़ने जा रहे हो और पढ़ के वापस आओगे। आपकी इंटेंशन कुछ और ही है। आप वहाँ जाकर कॉलेज छोड़ोगे और आप काम करना शुरू करोगे। तो फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द रीज़न्स है जो मैंने बताया कि आपकी स्टडी की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती आपकी प्रीवियस स्टडी से। इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, आते हैं। जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर है उसमें मेंशन होता है रीज़न। सेकंड क्या होता है, आपकी जी फाइनेंशियल स्टेटस और जो आपकी फाइनेंशियल जो भी आपने शो करे हुए हैं फंड्स वगैरह, वो आपके इनसफिशेंट है। ऐसा आता है रिफ्यूज़ल लेटर में, इनसफिशिएंट फंड्स है जी आपके, तो वो भी आपकी कंडीशंस मीट नहीं हुई है। आपके जो फंड्स लगाए हैं एज पर जो उनको जो रिक्वायर्ड हैं, जो उनकी क्लॉजेज हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मीट नहीं कर रहे। प्लस आपने जो आपके पेरेंट्स ने फर्स्ट ईयर के लिए तो आपके कंसल्टेंट ने दिखा दिया हाँ जी इतने इतने फंड्स हमारे पास पड़े हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट उसके बाद जो फर्दर और भी होनी है 2 या 3 साल का जो भी प्रोग्राम रही है, तो आगे की भी तो फ़ी भरनी है, भरनी पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एम्बेसी ये कह रही है कि बच्चा आएगा यहीं से कमा के यहीं से भर देगा, उनको वो नहीं है। उन्होंने ये देखना है कि अगर वो उसको काम भी नहीं मिला है, कहीं से कमा भी नहीं पाया, वो पढ़ने पे ही कॉन्सेंट्रेट करे, तो क्या इसके पेरेंट्स, इसके स्पॉन्सर्स इतने केपेबल हैं कि वो इसकी फर्दर स्टडी की जो ट्यूशन फीस है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की या फोर्थ ईयर की, जैसे 4 साल का प्रोग्राम है, तो वो भरने में केपेबल हैं, प्लस उसके लिविंग एक्सपेंसेस उठाने के लिए केपेबल हैं। तो वो आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बेसिकली जो आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स लग रही हैं, इनकम के प्रूफ्स लग रहे हैं कि आप ईयरली कितना कमा रहे हो, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है, वैलिड है या नहीं है, ऑथेंटिक है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि एम्बेसी जजमेंट लगाती है कि इसको वीज़ा निकालने के लिए इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस पूरी फुलफ़िल हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। तो वो नहीं होती, तो वो भी कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि पैकेज सिस्टम वाला ज़्यादा अच्छे दिखाएगा और दूसरे वाला नहीं दिखाएगा, राइट। तीसरा जो रीज़न आ जाता है कि जी आपके जी कंट्री टाइप स्ट्रांग नहीं है। तो कंट्री टाइप स्ट्रांग नहीं है का क्या मीनिंग निकलता है, आपके यहाँ पे जो हमने प्रोफाइल दिखाया आपका आपके फैमिली का, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप कंट्री में वापस आओगे, राइट। तो ये कंट्री टाइप का इशू आता है। तो ये भी कोई ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि पैकेज सिस्टम वाला कुछ ऐसा बना देगा। वो आपकी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोफाइल बन रहा है। आपके प्रोफाइल को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है वो कंसल्टेंट का स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न आता है। फिर आता है कि जी आपके फैमिली टाइप स्ट्रांग नहीं है। तो फैमिली टाइप स्ट्रांग नहीं है, आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स के बारे में बताना और एम्बेसी को आपके प्रोफाइल के थ्रू ये कन्विंस करना है कि आपके फैमिली टाइप स्ट्रांग है। यू विल कम बैक टू इंडिया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। ये कंसल्टेंट का दायित्व होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी स्किल्स होती हैं कि वो आपके प्रोफाइल में शो करवाए कि आप स्टडी करने के बाद वापस आने वाले हैं, तभी वो आपको जेन्युइन एंट्रेंट मानेंगे, आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, राइट। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बताए हैं कि रिफ्यूज़ल्स के रीजंस बेसिकली यही आएंगे, आप मैक्सिमम आप देखोगे तो यही आएंगे। तो ये रीजंस में प्लस आपकी जो कंडीशंस हैं, इन सारों को देखिए कि आपको स्टडी वीज़ा के लिए पैकेज सिस्टम में जाने की ज़रूरत है या नहीं, और क्या पैकेज सिस्टम करने से आपका वीज़ा के चांसेस
100% है या नहीं, तो ये आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स। मैं फिर से कहूँगा, आप एक अच्छा कंसल्टेंट चूज़ कीजिए जो कि आपका जो स्टडी की जो एप्लीकेशन है वो आपकी रेलिवेंट स्टडी के हिसाब से लगवा सके, जिससे कि वीज़ा ग्रांट होने में भी इजी हो, प्लस जितना आपका फंड्स अवेलेबल है और जितना रिक्वायर्ड है उसकी कंपैटिबिलिटी बना सके, चाहे वो आपको लोन लेने पड़े, एजुकेशन लोन या दूसरे तरह का, या आपको कुछ और इंतज़ाम करना पड़े तो वो उसमें आप कैपेबल हो या नहीं हो, उसके हिसाब से सारा ही सिस्टम को मैनेज करें। तो ऐसे कंसल्टेंट को आप बात करोगे तो आपका वीज़ा निकलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ निकालिए कि पैकेज सिस्टम ही बढ़िया होता है और दूसरे सिस्टम में कंसल्टेंट ईमानदारी से काम नहीं करते। ऑनेस्ट कंसल्टेंट्स बैठे हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे मिलिए, आपका काम हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ और डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। थैंक यू।